है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के ब्लॉग थोड़ा सा यूनिक होने वाला, अलग होने वाला, क्योंकि आज के ब्लॉग में बताने वाला है अगर आप यूरोप जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, यूरोपियन किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स के वीज़ा पर जा रहे हैं या फिर ट्रैवल वीज़ा पर जा रहे हैं या जॉब सीकर वीज़ा पर जा रहे हैं, तो आप क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको देखना चाहिए। क्योंकि ये जो समय चल रहा अभी तक जिसका एडमिशन होना होगा हो गया होगा, वीज़ा का ही लोग वेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वीज़ा। अगर आपका डेफिनेटली अगर वीज़ा आ जाता तभी आप पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने नोट डाउन कर रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पिछले जब से मैं इटली गया हूँ तब से लगभग मैं 800 से 900 कमेंट्स आ गए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने लिख रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंश्योरेंस, जो कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं इटली के लिए या फिर यूरोपियन के मोस्टली सारी कंट्रीज़ के लिए वीज़ा के समय इंश्योरेंस चाहिए होता है। तो आप इंश्योरेंस ले लीजिए। दूसरा है एडमिशन लेटर का फ़ोटोकॉपी मस्ट है, क्योंकि आप जैसे ही जाते हैं इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्ट पर तो आपको वीज़ा के साथ इंश्योरेंस प्लस ये चाहिए होता है। साथ में आपको स्टे कन्फर्मेशन कि आप कहाँ रुकने वाले हैं। मिनिमम आपका 30 डेज़ का होता है। अगर आप दिखाते हैं कि 1 या 2 दिन का तो उससे काम नहीं चलने वाला है, आपका 30 डेज़ का। दूसरा ये ऑप्शन ये कर सकते हैं कि अगर आपका स्कॉलरशिप मिला हुआ है, आपको स्कॉलरशिप में आपको हॉस्टल मिल रहा है, तो हॉस्टल का एक कन्फर्मेशन होना चाहिए प्लस 2 दिन का, एटलीस्ट 2 या 3 दिन का होटल का होना चाहिए, ताकि आप जाकर होटल में रुकेंगे, होटल के बाद फिर आप एकोमोडेशन आपको जो भी मिला है वहाँ शिफ्ट होंगे। तो ये 2 चीज़ होना बहुत ही मस्त है। अगर ये नहीं होगा तो आपको लास्ट मोमेंट में आपको इमिग्रेशन ऑफिसर रोक देता है। प्लस तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप फ्लाइट बुक करते हैं यूरोप के लिए, यूरोपियन किसी भी कंट्री के लिए, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर मोस्टली अगर आप इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, इन कंट्री से जाते हैं, तो मोस्टली फ़्लाइट क्या होती हैं कि मिडिल ईस्ट में एक कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं। आपको दुबई ले जाएगी फ़्लाइट, या फिर आपको सऊदी अरबिया ले जाएगी, या फिर किसी भी कतर ले जाएगी, किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में ले जाएगी, फिर वहाँ से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है कि वो आपस में वो कनेक्ट है या मैनुअल है। क्योंकि अगर आपको मैनुअल अगर करना होता है, अगर आप अपना चेक इन बैगेज वगैरह आपको खुद से कलेक्ट करना फिर दोबारा चेक इन करना होता है, उस केस में आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो वहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा और आपको वहाँ पे करना होता है। तो अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको नहीं पता, रोक दिया जाएगा। आपकी अगर फ्लाइट में ज़्यादा गैप नहीं है, टाइम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है। ये इंसिडेंट बहुत लोगों के साथ हुआ है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, वो करिएगा। और मोस्टली आप कोशिश करिएगा कि अगर विज़ एयर ना लें, क्योंकि विज़ एयर में क्या होता है, विज़ एयर कभी भी किसी फ्लाइट से टाई अप नहीं करती है। वो उनका कनेक्टिंग वाला जो सिस्टम है तो वो नहीं होता, आपको सब कुछ मैनुअल करना पड़ता है, मतलब वीज़ा आपको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा करिएगा, या फिर कोशिश करिएगा आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट हो रही है तो सेंगन एरिया, जितने भी सेंगन एरिया में कहीं कनेक्ट, सपोज करिए आप इटली जा रहे हैं तो आपकी फ़्लाइट दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, जहाँ से भी आप टेक ऑफ करें, वो जर्मनी जाके लैंड कर जाए फ्लाइट, या फिर फ्रांस लैंड कर जाए, पोलैंड लैंड कर जाए, किसी भी सेंगन एरिया में लैंड करे, फिर वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट हो, तो आपके पास जो वीज़ा होता है सेंगन वीज़ा होता है, तो आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपका सेंगन वीज़ा वहाँ वर्क करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है खाने पीने की, स्पेशली वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन है तो भी होता है ना, कई चीज़ें आप नहीं खाते, बहुत लोग चिकन खाते हैं, बट यूरोप में आप जाते हैं चिकन के अलावा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं जो कि आप खाना नहीं चाहते हैं। तो इस स्टार्टिंग डेज में प्रॉब्लम होती है, तो कुछ 5 6 7 पैकेट मैगीज़ ले लीजिए, आप वहाँ पे कुक करके खा सकते हैं। उसके बाद आपको लोकेलिटी का पता लग जाए कहाँ कहाँ क्या चीज़ें मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप खा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक स्लीपर ले लीजिए, एक जोड़ी स्लीपर हो जाएगा। बाकी शूज़ एक फॉर्मल ले लीजिए और स्पोर्ट्स शूज़ और एक स्नीकर्स। ये 3 चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने यहाँ की तरह वहाँ नहीं होता, थोड़ा सा चीज़ें होती है ना, आप कोई भी शूज़ किसी चीज़ पर नहीं कर सकते हैं, तो वो ये ले लीजिएगा। और दूसरी चीज़ें, अगर इटली में भी या फिर यूरोप में ऐसी कंट्रीज में आप जाते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो रेन कभी कभी हो जाती है या फिर स्नो फॉलिंग हो रही है, तो आपके शूज़ गीले हो गए हैं, तो आप दूसरा आप चेंज कर सकते हैं। तो एक ले, और वहाँ जाकर आप शूज़ खरीदते हैं तो आपको यूरोज़ में लेना पड़ता है, मिनिमम 50 यूरो 60 यूरोज़ का होता है। अगर यहाँ पर अच्छे अच्छे शूज़ भी आपको 2 से 2,500 में मिल जाते हैं, मतलब 25 यूरोज़ 20 यूरोज़ में आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात करें तो कपड़े, कुछ कपड़े आप ले लीजिए यहाँ से, क्योंकि कपड़े वहाँ बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे। नॉर्मल जो आप यहाँ लेते हैं, लाइक अगर आप सपोज करें कोई टी शर्ट आप ले रहे हैं 900 रुपीज़ के ले रहे हैं, तो वहाँ आपको 2200 2400 2500 के आसपास मिलने वाला है। और बहुत ज़्यादा ब्रांड के नहीं, अगर ब्रांड के लेते हैं तो नॉर्मली मैं अपने लिया था, ज़ारा से लिया था, 55 यूरोज़ का एक टी शर्ट पड़ा था। तो 55 यूरोज़ कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग
4,700 4,800 के आसपास हो गया, जो कि यहाँ के लिए हिसाब से महंगा है। तो अपने लीजिए ताकि स्टार्टिंग डेज में आपको खर्च ना करना पड़े। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो हाँ, स्कॉलरशिप मिल जाने के बाद थोड़ा बहुत आप स्पेंड करते हैं तो वो ओके होता है, बट इंडियन करेंसी ले जाकर यूरो में खर्च करना, ये मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लेना होगा आपको, जैसे लाइक पेस्ट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, वो छोटा वाला ले लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप रात में पहुंच जाए, सुबह पहुंचे, पता नहीं आपको कहाँ शॉपिंग करनी है, ये चीज़ें लोकेलिटी का एरिया नहीं, तो छोटा 10 या 20 रुपये वाला, बहुत ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, 10 या 20 छोटा ले लीजिए ताकि आपका स्टार्टिंग डेज में काम हो जाए। टूथब्रश ले लीजिए 2-3। परफ्यूम, अगर आपको शौकीन है परफ्यूम यूज़ करते हैं तो परफ्यूम यहाँ से लीजिए, क्योंकि इंडिया में परफ्यूम अच्छे परफ्यूम्स बहुत ही बेहतरीन है, 2000 तक में अच्छे परफ्यूम मिल जाते हैं, और वहाँ पे 30 यूरो, 35 यूरो, 40 यूरो से स्टार्टिंग होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो लीजिए, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी वाली चीज़ें नहीं है। फेस वॉश, फेस क्रीम अगर आप यूज़ करते हैं, डेफिनेटली आज के डेट में 99% लोग यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से ले लीजिएगा जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि वहाँ पे ये भी चीज़ें महंगी ही मिलने वाली हैं। और हेडफोन वगैरह आपको चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, तो यहाँ से बोट का हो, JBL का हो, जो भी यहाँ से लीजिए, वहाँ महंगा पड़ने वाला है आपको। डेफिनेटली वहाँ जो भी ब्रांड लेंगे, जैसे मार्शल लेंगे तो ऑब्वियसली मार्शल का यहाँ भी महंगा मिलता है, क्वालिटी अच्छी होती है, बट डेफिनेटली वो 25,000 का 30,000 का हेडफोन वहाँ मिलेगा। यहाँ पे आप बोट का या फिर JBL का भी, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पे JBL लाइव 770 है, तो वो मुझे को लगभग 12,500 का इंडिया में पड़ा था। अगर सेम चीज़ वहाँ लूँगा थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा, उस टाइम पे महंगा पड़ा था, आई डोंट नो इस समय क्या प्राइस है, मैं जस्ट आप कोई भी आप वो ले सकते हैं। और अंडरगारमेंट डेफिनेटली आप एडिशनल लेकर जाइएगा, 1 साल का बैकअप लेकर जाइएगा, क्योंकि अंडरगारमेंट्स तो वहाँ भी ले सकते हैं, बट हाँ ये चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे आपको सस्ती मिल जाएंगी और ब्रांड की मिल जाएंगी, वहाँ पे अंडरगारमेंट्स महंगे मिलेंगे। जैसे जो भी चीज़ें आप 4-6 जो भी लेना है वो ले लीजिए, क्योंकि 1 साल के पहले तो डेफिनेटली आने वाले हैं नहीं, तो 1 साल का बैकअप लेकर जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, फोटो कापी, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कापी लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ जाते ही 10 दिन के अंदर आपको परमिसो डी सोजोर्नो, यानी कि वहाँ जो यूरोप का रेजिडेंस परमिट होता है उसके लिए आपको अप्लाई करनी पड़ती है। उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, आपका वीज़ा का लगता है, आपके पासपोर्ट का लगता है, प्लस आपका इंश्योरेंस का लगता है, आपका जो भी एकोमोडेशन आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर, लाइक जो आप बाहर में रह रहे हैं तो उसका अलॉटमेंट लेटर, या फिर आपको हॉस्टल हुआ अलॉट हुआ तो हॉस्टल का अलॉटमेंट लेटर, वो चीज़ें सबमिट करनी होती हैं। और 1-2 और डॉक्यूमेंट मैं अगर भूल रहा हूँ तो आप लोग जो भी है आपके पास लिस्ट होती है, वो आप सबका फोटो कॉपी ले लीजिएगा। और आपके जो डिग्रीज वगैरह हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ओरिजिनल डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, बट ये चीज़ को आप अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपकी क्या इंडियन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, लाइक इंडियन मार्कशीट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब उसको बनवाते हैं, अप्रूवल लेते हैं ना वहाँ पर, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, फोटो कॉपी ले लीजिए, क्योंकि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना सही नहीं है, कैरी करना, अगर मिस हो गया, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर और क्या है, ओके, बैकपैक एक ले लीजिएगा, क्योंकि बैकपैक मस्त है वहाँ पे। आप जब भी जाएंगे, कि जैसे एज अ इंडियन स्टूडेंट मैं हूँ वहाँ पर, तो हमेशा बैकपैक आता, और बैकपैक में हमेशा मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कब कहाँ कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो वो ये नहीं कि मिस हो गया, हमेशा रखा रहता है। क्योंकि वहाँ जाने पर हमें, सबसे पहले मैं गया था तो मुझे अप्लाई करना पड़ा था परमिसो डी सोजोर्नो के लिए, देन मुझे कोडेक फिस्काली के लिए जाना पड़ा था, देन हमारे जो बस की सर्विसेज होती हैं हमारे लिए फ्री होती है, लाइक फ्री नहीं होती हैं, जस्ट वो मंथ का होता है, तो पूरे 1 महीने का लगभग 2 पॉइंट समथिंग यूरो और 3 पॉइंट समथिंग यूरो पूरे मंथ का, अनलिमिटेड जितनी मर्जी जाओ, स्टूडेंट्स कार्ड तो बनता है, तो उसके लिए हमें ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे, तो हम हमेशा उस बैकपैक में ही रखते थे। और यूरो ले लीजिएगा यहाँ से, उसको करेंसी एक्सचेंज करा लीजिएगा, कैश में यूरो ले लीजिएगा, क्योंकि कार्ड में डेफिनेटली मल्टी करेंसी कार्ड ले जाना मस्त है, बट हाँ कुछ लगभग 800-900 यूरोज़ जो है आप कैश में भी ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आप जाते हैं तो हर जगह कार्ड नहीं वर्क करता, और स्पेशली मल्टी करेंसी कार्ड वहाँ पे हर कार्ड हर जगह यूज़ नहीं कर, कहीं वर्क कर रहा है कहीं नहीं कर रहा, तो कोशिश करिए कार्ड से वहाँ पे करने का, जहाँ नहीं हो रहा आपके पास कैश है तो वो कर सकते हैं, बट अगर सिर्फ कार्ड के भरोसे रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ कैश के भरोसे रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है वहाँ से, तो कहीं दूसरे कंट्री जा रहे हैं, आपको भूख लगी, कुछ खाना है, कुछ शॉपिंग करना है, तो वो कैश यूरोज़ में वर्क नहीं करेगा, या फिर यूरोज़ में आप ले रहे हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो आपके पास कार्ड है तो डॉलर में भी यूज़ कर सकते हैं, यूरोज़ में भी यूज़ करते हैं, दुबई साइड में दिरहम में भी कर सकते हैं, और रियाल में भी कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट हो जाती है। और थोड़ा बहुत अगर आप इटालियन लैंग्वेज सीख सकते हैं तो बेसिक चाओ, बोनजोर्नो, क्या टाइमिंग होती हैं, हेलो है, जो चीज़ें बेसिक वो सीख लीजिए। और वहाँ जाने के बाद कोशिश करिए कि लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज अच्छे सीखें, क्योंकि अगर आप इटली में हैं, जर्मनी में हैं, पोलैंड में हैं, फ्रांस में हैं, इन कंट्रीज़ की आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है तो कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर आप सोचेंगे आप बाद में आपको जॉब मिल जाएगी तो नहीं मिलने वाली, आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज बिना कुछ नहीं है। और इटली का तो ठीक है, इटली में लोग फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर होता है, आपको नहीं आ रहा ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, आप भी ट्रांसलेट
कर सकते हैं। बट अगर आप गलती से फ्रांस पहुंच गए तो आपको नहीं यार, इतना एटीट्यूड लोगों में होता है, लाइक वो इग्नोर कर देंगे आपको, स्ट्रिक्टली इग्नोर कर देंगे। आप फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं तो, वो भी फ्रेंच अच्छे से नहीं बोल रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इटली में भी जा रहे हैं डेफिनेटली लोगों को क्या होता है कि स्टडी करने जा रहे हैं, हमको वहाँ जॉब मिलेगी, अच्छे पैसे कमाएंगे, लेकिन आपको लैंग्वेज नहीं आ रही तो वापस ही आना पड़ जाएगा आपको, और जॉब मिलेगी नहीं आपको। तो लैंग्वेज मस्ट है, आप कोई भी स्टडी कर लिए, लैंग्वेज नहीं आ रही तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली। तो यह अब तक का था जो मैं नोट किया था। अगर कोई चीज़ें मिस हुई हैं तो कमेंट्स आप बताइए, कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। बट फिलहाल ये काफ़ी लंबा ब्लॉग हो रहा है, तो चलिए इस ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।